स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी IQ यूपीएससी CSC चैनल। आई एम शुभम शर्मा, योर इकोनॉमी फैकल्टी। फ्रेंड्स, अगर आप न्यूज़पेपर अभी फॉलो कर रहे हैं तो भारत के जो RBI के जो गवर्नर हैं वो लगातार एक स्टेटमेंट दे रहे हैं कि भारत में आने वाले समय में इन्फ्लेशन काफी बढ़ सकता है और इसीलिए हमने इंटरेस्ट रेट्स में कोई चेंज नहीं किया है। हमने न्यूट्रल स्टैंस फॉलो किया है। रीजन बीइंग दे वांट टू प्ले सेफ। दे कंसिडर दिस थिंग दैट इफ वी विल रिड्यूस द इंटरेस्ट रेट इट विल बी वेरी रिस्कियर फॉर द इकोनॉमी, दैट इन्फ्लेशन मे गो आउट ऑफ द टारगेटेड रेंज। क्या है ये इसके पीछे के रीजंस, साथ साथ में हम ये जानेंगे क्यों फूड क्रॉप्स या फूड इन्फ्लेशन भारत के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बन चुका है। साथ साथ ये भी जानेंगे कि टोमेटो, अनियन प्राइस और जो पोटैटो है इसकी प्राइस स्टेबल क्यों नहीं रहती, और उसके अलावा जो व्यू पॉइंट्स हैं रघुराम राजन जी के, उनको भी समझेंगे कि क्यों उन्होंने ये कहा कि फूड इन्फ्लेशन को आप अलग से एक्सक्लूड नहीं कर सकते। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है जिसमें हम सब चीजें जानेंगे कि इन्फ्लेशन कंट्रोलिंग के लिए क्या क्या मेजर्स अडॉप्ट कर सकती है सरकार और कैसे इन सब चीजों को, ये जो प्राइजेस है फूड क्रॉप्स की, इनको स्टेबल किया जा सकता है। तो देखिए, ओवरऑल सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि इन्फ्लेशन टारगेटिंग हर 5 साल में की जाती है और जो इन्फ्लेशन टारगेटिंग में जो रेंज है इस बार अभी हमारी, दैट इज 4% ±2%। इसका मतलब अगर इन्फ्लेशन 2% से 6% के बीच में है, दैट इज गुड फॉर इकोनॉमी। वर्चुअस साइकिल बेहतर होती है, साथ साथ में इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट कम होता है। अब इसमें ओवरऑल इशू क्या है उसको देखेंगे। सबसे पहले तो पहला रीजन यह है कि क्यों ऐसा होता है कि जो ये फूड क्रॉप्स हैं इनकी प्राइसेस लगातार बढ़ती रहती है, और स्पेसिफिकली अगर मैं आपसे कहूं कि टोमेटो, अनियन, पोटैटो की प्राइसेस स्टेबल क्यों नहीं रह पाती, उन चीजों को समझेंगे। तो द वेरी फर्स्ट रीजन इज मार्केट डायनेमिक्स। आप ये देखिए, जितनी भी फूड क्रॉप्स हैं उन सब में कहीं ना कहीं ओवरऑल सप्लाई चेन बॉटलनेक एक बहुत बड़ा रीजन है। उसके पीछे के रीजंस बहुत हो सकते हैं। मान लीजिए कोई पर्टिकुलर चीज है जो हम इंपोर्ट करते हैं, अगर वो किसी वॉर की वजह से या कोई ग्लोबल टेंशन की वजह से उसका रॉ मटेरियल इंपोर्ट नहीं हो पा रहा, या मान लीजिए भारत में ही हम उस चीज को प्रोड्यूस कर रहे हैं लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर इश्यूज बहुत ज्यादा है। मैं पहले भी कई बार बता चुका हूं, इंफ्रास्ट्रक्चर फार्मर के गेट से कंज्यूमर की प्लेट तक चाहिए होता है। अब उसके साथ साथ में अगर कोल्ड स्टोरेजेस प्रॉपर नहीं है, प्रॉपर मार्केटिंग चैनल्स नहीं है, प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, तो ये एक बहुत बड़ा रीजन होता है जिसकी वजह से ये इशू क्रिएट होता है, जिसके कारण प्राइसेस जो है वो बहुत फ्लक्चुएट करते हैं। दूसरा रीजन है इन्फ्लेशनरी प्रेशर। इन्फ्लेशनरी प्रेशर एक क्यों बड़ा रीजन है? क्योंकि देखिए, भारत की जनसंख्या बहुत ज्यादा है, साथ साथ में डिमांड बहुत ज्यादा है। अब अगर डिमांड को फुलफिल करना है तो सप्लाई को बढ़ाना जरूरी है। तो सप्लाई को बढ़ाएंगे कैसे कि जो फार्मिंग प्रैक्टिसेस है वहां पे प्रोडक्शन ज्यादा करना पड़ेगा, सॉइल की फर्टिलिटी मेंटेन रखनी पड़ेगी, और साथ साथ में किसानों को इंसेंटिवाइज करना पड़ेगा कि वो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को ज्यादा ग्रो करें। लेकिन भारत में जो मैक्सिमम MSP दी जाती है वो राइस और व्हीट के लिए दी जाती है। साथ साथ में किसान भी फार्म डाइवर्सिफिकेशन करने से थोड़ा डरते हैं, क्योंकि एक तो MSP कम है, दूसरा जो चैलेंजेस हैं वो ज्यादा है, और तीसरा हमारे किसान इतने स्किलफुल भी नहीं है कि वो बहुत ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन कर पाए। तीसरा बहुत बड़ा रीजन है एग्रीकल्चर पॉलिसी और इंफ्रास्ट्रक्चर इशू। देखिए, नेचुरली कोई चीज कहीं पर प्रोड्यूस होती है, कहीं पर नहीं हो पाती, वो चीज तो समझ में आता है। लेकिन अगर मान लीजिए कोई चीज जैसे महाराष्ट्र में या मध्य प्रदेश में पल्सेस ग्रो इजीली होती हैं, हो सकती हैं, लेकिन किसान वहां पर वो क्यों ग्रो नहीं कर रहे हैं? क्योंकि एक तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है पानी की, दूसरी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि MSP जो दी जाती है वो व्हीट और राइस पे ज्यादा दी जाती है। तीसरा सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है वो है इंफ्रास्ट्रक्चर का इशू। अब किसान जो है उसे ये बात पता है कि अगर हम व्हीट और राइस ज्यादा ग्रो करेंगे तो सरकार की तरफ से सपोर्ट हमें ज्यादा मिलेगा। एक और बहुत बड़ा रीजन ये है कि ओवरऑल जो डिमांड है इंडिया में वो व्हीट राइस की कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा है। लेकिन अगर हम ये बोलेंगे फ्रूट्स और वेजिटेबल की डिमांड नहीं है तो फ्रेंड्स ये कहना भी गलत होगा। तो इसके लिए क्या किया जाए? तो सबसे पहले तो यहां पर एक बहुत बड़ा चैलेंज ये है कि गवर्नमेंट शुड लुक आफ्टर फॉर दोस थिंग्स जिनसे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स की सप्लाई को बेहतर किया जा सके। MSP अनाउंस करते वक्त इनके ऊपर थोड़ा विशेष ध्यान दें, और साथ साथ में किसानों को इंसेंटिवाइज करें कि इन चीजों का प्रोडक्शन बढ़ाएं। देन रेगुलेटरी एनवायरनमेंट। आप ये देखिए, रेगुलेटरी एनवायरनमेंट में भी यही चीजें हैं कि कहीं ना कहीं सरकार के द्वारा जो स्टेप्स लिए जाने चाहिए वो उतने इफेक्टिव और एफिशिएंट नहीं है। फिर एक्सटर्नल शॉक, दैट इज अगेन अ बिग इशू। अब मान लीजिए कोई चीज भारत इंपोर्ट कर रहा है और वहां पर सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन के कारण
वो पर्टिकुलर कमोडिटी या उसका कोई रॉ मटेरियल या कोई भी ऐसी चीज, कोई सीड्स, कोई फर्टिलाइजर्स प्रॉपर टाइम पे नहीं आ पाते, तो उसका ओवरऑल इफेक्ट हमारी सप्लाई के ऊपर पड़ता है। एंड लास्ट इज स्पेकुलेशन एंड होर्डिंग। दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंज। क्यों? क्योंकि कई बार ऐसा देखा गया है कि प्रोडक्शन हुआ, लेकिन यह है कि डिमांड ज्यादा है, तो लोग क्या करते हैं, जो बिग इंडस्ट्री बिग फार्मर्स हैं या जो बड़े बड़े होलसेलर्स हैं, वो क्या करते हैं, होल्ड कर लेते हैं, जमाखोरी कर लेते हैं, जिसके कारण आर्टिफिशियली प्राइस राइज होती है और फिर वो उसको महंगे दामों पे बेचते हैं। ये कुछ मुख्य कारण है जिसकी वजह से ये फूड क्रॉप्स की प्राइस एस्केलेट होती है। अब मैं अगर आपको ओवरऑल बताऊं कि क्रॉप स्पेसिफिक टोमेटो, अनियन और पोटैटो को लेकर कि अभी जो प्रॉब्लम्स हैं वो क्या हैं, तो सबसे पहले टोमेटो के लिए टोमेटो ने कॉबवेब मॉडल हैंडल कर रखा है। कॉबवेब मॉडल का मतलब है प्राइस साइकिल्स बहुत ज्यादा वेरी कर रही है, शॉर्ट सप्लाई के कारण एकदम से प्राइस बहुत एस्केलेट होती है और फिर धीरे धीरे प्राइस नॉर्मल होना शुरू हो जाती है। तो क्योंकि टमाटर या टोमेटो जो है वो एक पेरिशेबल नेचर का होता है, तो अगर आपने उसके लिए प्रॉपर सप्लाई चेन मेंटेन नहीं कर रखी या प्रॉपर कोल्ड स्टोरेज मेंटेन नहीं कर रखे, तो वो बहुत जल्दी उसकी क्रॉप डैमेज हो जाती है, इसलिए या रेडी टू क्रॉप फूड प्रोडक्ट जो है वो डैमेज हो जाता है। फिर टोमेटो का यूसेज बहुत जगहों पर है, टोमेटो प्यूरी बनाने में है, केचप्स बनाने में है, इस कारण भी जो ओवरऑल सप्लाई है टोमेटो की वो डाइवर्सिफाइड ज्यादा है। तो अगर आप देखिए करंट प्राइस जो भी चल रहा है 100 120, वो डिलेड खारिफ अराइवल्स एंड ड्यू टू हैवी रेन्स इन कर्नाटका एंड आंध्रा, ये एक बहुत बड़ा रीजन था। अगर आप अनियन के लिए देखें तो अनियन में प्रॉब्लम क्या है कि ओवरऑल जो के दौरान जब अनियन ग्रो किया गया तो जहां वो स्टोर किया गया तो वहां पर कोल्ड स्टोरेजेस की प्रॉब्लम थी, और इसके कारण क्या हुआ, कई बार ऐसा देखा गया कि जो ओवरऑल अनियन था उसकी सप्लाई डिस्टर्ब हुई, जिसके कारण अनियन की जो ओवरऑल बफर था वो भी लगातार कम होता जा रहा है, जिससे ये उम्मीद है कि आगे जाके हो सकता है अनियन की प्राइसेस भी एस्केलेट हो। देन पोटैटो, अगेन द सेम थिंग, स्टोरेज पोटैटो का भी कम था, और कई बार यह भी देखा गया कि किसानों ने पोटैटो को जो स्टोर कर रखा था सरकारी संस्थाओं के द्वारा, उसको वहां से हटाकर बाकी चीजों को स्टोर किया गया, जिसके कारण पोटैटो का जो स्टोरेज था वो एडिक्वेट था, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि जब वो हटाया गया तो फिर पोटैटो की भी शॉर्टेज हो गई। तो ये तो क्रॉप स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स है। अब अगर मैं ओवरऑल आपको बताऊं कि इकोनॉमी के अंदर अभी क्या प्रॉब्लम चल रही है, तो देखिए सबसे पहले इन्फ्लेशन मेजर्ड बाय सीपीआई सर्ज टू 5.5%, जो टारगेटेड रेंज है उसमें सीपीआई इन्फ्लेशन 5.5% तक पहुंच गया है, और फूड इन्फ्लेशन 9.2% के आसपास है। आपको पता होगा सीपीआई इन्फ्लेशन ही हम लोग मेजर करते हैं, आरबीआई ने जो टारगेटेड रेंज बना रखी है 2 से 6%, उसमें सीपीआई इन्फ्लेशन सबसे इंपॉर्टेंट है, और ये रेंज सीपीआई इन्फ्लेशन के लिए ही है। तो इसमें सीपीआई इन्फ्लेशन जो है वो नियर बाय टू 6 है, अब 5.5 के आसपास पहुंच गया है, और फूड इन्फ्लेशन 9.2% के आसपास है। दैट मींस कि फूड इन्फ्लेशन जो है वो लगातार एस्केलेट कर रहा है। एक और बहुत बड़ा रीजन, वेजिटेबल इन्फ्लेशन देखिए कितना है, 36%। साथ साथ में ओवरऑल कंट्रीब्यूशन जो सीपीआई इन्फ्लेशन में वेजिटेबल इन्फ्लेशन का है, दैट इज 42.8। तो अगर वेजिटेबल का शॉर्टेज रहेगा या वेजिटेबल की सप्लाई स्लो डाउन रहेगी, तो उसका ओवरऑल इंपैक्ट सीपीआई इन्फ्लेशन के ऊपर आएगा, जिसके कारण सीपीआई इन्फ्लेशन टारगेट रेंज से बाहर जाएगा। पिछले 101 मंथ्स का अगर हम एक डेटा लें, मतलब पिछले 8 नियर बाय 9 सालों का या 8 सालों का हम डेटा लें, तो सीपीआई इन्फ्लेशन जो है वो 4% टारगेट से 72% टाइम ज्यादा गया है। मतलब जो 4% से ऊपर जो टारगेट है वो उसमें वो 72% टाइम ऊपर गया है, और 6% से ऊपर 28% टाइम गया है। तो आप ये खुद सोचिए कि कहीं ना कहीं कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है फूड इन आवर ओवरऑल इन्फ्लेशन। फूड एंड बेवरेज अकाउंट फॉर 45.9% ऑफ सीपीआई, विद फूड अलोन मेकिंग 39%, जैसे मैंने आपको बताया, बेस्ड ऑन 11-12 कंजम्पशन सर्वे। इसके साथ साथ में अब एक्सपर्ट्स का क्या व्यू है। कुछ एक्सपर्ट्स का यह कहना है कि हमें कोर इन्फ्लेशन के ऊपर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि कोर इन्फ्लेशन में हम फूड और एनर्जी आइटम्स को हटाते हैं। वहीं रघुराम राजन जी का यह व्यू पॉइंट है कि ठीक है, अगर मान लीजिए कि छोटी मोटा डिस्रप्शन हो या शॉर्ट रन में कोई डिस्रप्शन है, तो वो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये प्रॉब्लम आज की नहीं है, लगातार बढ़ती जा रही है। तो अगर आप ये कहोगे कि हम फूड को एक्सक्लूड कर दें मेजर इन्फ्लेशन में से या हेडलाइन इन्फ्लेशन में से, तो ये तो एक तरह से सरकार की और आरबीआई की नाकामयाबी के बारे में बात कर रहा है। ये तो इसका मतलब है कि सेंट्रल बैंक ढंग से इन्फ्लेशन को कंट्रोल नहीं कर पा रहा, हैंडल नहीं कर पा रहा। तो उन्होंने कहा है कि लॉन्ग रन में
रादर देन थिंकिंग कि फूड को एक्सक्लूड कर दिया जाए, आप इसकी जगह ये सोचिए कि किस तरह से प्राइसेस को स्टेबल किया जा सकता है, किस तरह से मैन्युफैक्चरिंग को बेहतर किया जा सकता है, जिससे बेटर इक्विपमेंट्स, बेटर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके, बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर का इस्तेमाल करके किसान इन क्रॉप्स को ग्रो ज्यादा कर सकते हैं। कैसे सरकार अपनी एमएसपी पॉलिसी को रिवाइज कर सकती है, और इंटरनेशनली भी अगर हम इंपोर्ट भी कर रहे हैं तो किस तरह से वो इंपोर्ट किए जाए ताकि ग्लोबल सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शंस जो है उसका इंपैक्ट इकोनॉमी पर ना आए। क्योंकि इनका कहना है कि सीपीआई इन्फ्लेशन में फूड का वेटेज सबसे ज्यादा है। अब अगर फूड के वेटेज में फूड को आप एक्सक्लूड कर दोगे तो सीपीआई इन्फ्लेशन निकालने की जरूरत ही नहीं है, ये कहना है रघुराम राजन जी का। वहीं नागेश्वरन जी ने ये कहा है कि सीपीआई इन्फ्लेशन में फूड का इंपैक्ट है, लेकिन ओवरऑल जो इंटरेस्ट रेट्स होती हैं उसमें सिर्फ फूड एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट नहीं है। इसका मतलब व्हाट ही सेड कि एक्सक्लूडिंग फूड इन्फ्लेशन व्हेन सेटिंग बेंचमार्क इंटरेस्ट रेट, क्योंकि इन्होंने कहा है कि मॉनेटरी पॉलिसी बनाते वक्त हम लोग इन्फ्लेशन को कंट्रोल जरूर करते हैं, लेकिन उसमें फूड इन्फ्लेशन को बहुत ज्यादा वेटेज देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फूड प्राइसेस जो होती हैं वो सप्लाई साइड फैक्टर्स की वजह से मैटर करती है। वहीं जो ओवरऑल इन्फ्लेशन है उसमें डिमांड साइड फैक्टर ज्यादा क्रूशल होते हैं। यहां पर मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो रघुराम राजन जी की तरफ ज्यादा सपोर्टेड है, क्योंकि अगर इकोनॉमी में आप ये कह दो कि इन्फ्लेशन कंट्रोल्ड है, डिमांड साइड फैक्टर पे 4% है या 5% है, लेकिन प्रैक्टिकली लोगों को वो चीज फील ही नहीं हो रही, तो उस चीज का क्या फायदा? इसका मतलब तो आप सिर्फ बुकिश कह रहे हैं कि इन्फ्लेशन 4% पे है, 4.5 पे है, 3.5 पे है, लेकिन अगर आम आदमी को ये बात पता है कि आज आलू प्याज जो उसने 3 महीने पहले खरीदा था वो उसको 50 रुपए किलो का मिल रहा है और आज वो 100 रुपए किलो है, 125 रुपए किलो है। अब चाहे आप कितना भी गाते रहे कि हम इन्फ्लेशन को कंट्रोल में कर रखा हमने, लेकिन आम आदमी जो रियलिटी में फेस कर रहा है वो तो उसी अकॉर्डिंग अपना परसेप्शन बनाएगा ना। तो यहां पर रघुराम राजन जी का जो व्यू पॉइंट है मैं उसको सपोर्ट ज्यादा करूंगा। साथ साथ में आप देखिए कि सरकार ने इन चीजों के लिए क्या किया है। तो सरकार ने इसके लिए ऑपरेशन ग्रीन स्कीम चलाई थी, जिसमें सरकार का ऑब्जेक्टिव था टोमेटो, अनियन, पोटैटो की प्राइसेस को स्टेबल करना। बाद में ये स्कीम टॉप से टोटल में कन्वर्ट हो गई, जिसमें सारे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को शामिल किया गया। इसमें 50% सब्सिडी भारत सरकार के द्वारा दी जाती है, किसमें? ट्रांसपोर्टेशन और स्टोरेज फैसिलिटी में। मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग जो है उसके द्वारा इसको लॉन्च किया गया और नाफेड इसकी नोडल एजेंसी है। ठीक है फ्रेंड्स, इसके साथ साथ में इस स्कीम का ऑब्जेक्टिव है फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस को पावर प्रमोट करना, साथ साथ में उनको फॉर्मलाइज करना, उनको और ज्यादा बेटर तरीके से फॉर्मल सिस्टम में लेके आना ताकि किसानों की अर्निंग बढ़ सके, किसानों की बोरोइंग को ठीक किया जा सके और ओवरऑल फार्मिंग कम्युनिटी को वेलफेयर प्रोवाइड किया जा सके। एग्री लॉजिस्टिक इंप्रूव करना, प्रोसेसिंग फैसिलिटीज बेहतर करना, इराटिक सप्लाई जो है टोमेटो, अनियन, पोटैटो की इसको कंट्रोल करना, स्टेबलाइज करना प्राइसेस को, और साथ साथ में इसका ऑब्जेक्टिव है कि एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर्स क्रिएट करना और प्रॉपर प्रोडक्शन प्लानिंग करना, जिससे कि इकोनॉमी में जो ये फ्लक्चुएशंस आते रहते हैं इन फ्लक्चुएशंस को हम कंट्रोल कर सकें। साथ साथ में इन्होंने कहा कि ओवरऑल जो प्रॉब्लम्स हैं वो सबसे ज्यादा है इंफ्रास्ट्रक्चर की, कोल्ड स्टोरेज की, और साथ साथ में जो एक तरह की सप्लाई चेन बॉटलनेक है उसकी। तो इन चीजों के लिए हम इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करें, साथ साथ में लॉजिस्टिक इश्यूज को हैंडल करें और हमारे पूरी इकोनॉमी में एक ऐसा सिस्टम क्रिएट करें जिससे कि डिमांड सप्लाई का जो गैप है वो बहुत ज्यादा ना बढ़े। तो दिस इज अबाउट द टोटल स्कीम। नाउ दिस इज इन दिस पर्टिकुलर वीडियो एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप सबके लिए। अगर आपका 2026 का अटेम्प्ट है तो आप हमारे स्टडी IQ के P2I बैच को ज्वाइन कर सकते हैं, दैट इज फॉर 2026 अटेम्प्ट। इस अटेम्प्ट में आप 27,999 की फीस में 1000 आवर्स प्लस की लाइव क्लासेस, आंसर राइटिंग, मेन सेशन, डाउट सॉल्विंग, उसके अलावा 1-to-1 इंटरेक्शन विद द फैकल्टीज एंड मेंटर्स आप कर सकते हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आप मेरे कूपन कोड का इस्तेमाल करते हैं, दैट इज SBS लाइव, ये मेरा कूपन कोड है, इसका इस्तेमाल अगर आप करते हैं तो आपको स्टडी IQ के कोर्सेज में मैक्सिमम डिस्काउंट मिल सकता है। तो फ्रेंड्स, अगर आप स्टडी IQ का कोई भी कोर्स परचेज करते हैं, कोई बुक्स परचेज करते हैं, कोई मॉड्यूल परचेज करते हैं, तो डू यूज माई कोड दैट इज SBS लाइव। और ध्यान रखिएगा जो हमारा P2I बैच है इसकी दिवाली सेल अभी चल रही है, तो जिस प्राइस पर ये आपको ऑफर हो रहा है दिस इज द बेस्ट प्राइस जो आपको अब अगली बार शायद नहीं मिल पाएगी इस रेंज में, एंड दैट टू इफ यू यूज माई कूपन कोड दैट इज SBS लाइव। ये जो हमारी सेल है ये 31 अक्टूबर तक को क्लोज हो रही है और साथ साथ में एडमिशन भी 31 अक्टूबर तक इसमें क्लोज हो जाएंगे। सो टेक मैक्सिमम बेनिफिट आउट ऑफ इट एंड
do join Study IQ for further courses. Apart from that, this is my Telegram ID. ये मेरा टेलीग्राम आईडी है एंड दिस इज माई इंस्टा आईडी. यू कैन ज्वाइन माई टेलीग्राम एंड इंस्टा चैनल फॉर मोर वीडियोस. एंड रिमेंबर वन थिंग, मैं डेली 2:30 बजे इकोनॉमी के, मंडे टू सैटरडे इकोनॉमी के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को डिस्कस करता हूं, जिसमें हम हिंदू और इंडियन एक्सप्रेसेस के जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज है इकोनॉमी के उनको डिस्कस करते हैं. और शाम को 7 बजे रमेश सिंह सीरीज जो है वो मेरी चल रही है, जिसमें मैं स्टैटिक और जो कन्वेंशनल टॉपिक है इकोनॉमी के वो रमेश सिंह बुक से कवर करवाता हूं. तो आप उन वीडियोस को भी जरूर देखिए. उसका लिंक आपको इस प्लेलिस्ट में, जब आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहां पर आपको इसके टैब्स मिल जाएंगे, वहां से आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं. सो फ्रेंड्स, डू टेक केयर ऑफ योर हेल्थ. थैंक यू सो मच. गॉड ब्लेस यू ऑल. स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल.